प्रकाश जी तो प्रकाश है जी। आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है और आज सब गायब हो वाले। चलिए लिखिए 1935 का अधिनियम। हाँ चलिए लिखिए 1935 का अधिनियम। 1833 हो गया, 1831 हो गया, सब खत्म हो गया। एक मेडिसिन नहीं खाए अभी। चलिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है 1935। देखिए ना 1935 का अधिनियम। राजा का नाम है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, ठीक है। वायसराय का नाम है वेलिंगटन। हाँ वेलिंगटन। जॉर्ज पंचम, हाँ पंचम है 5, रोमन को 5 ऐसे नहीं होता है। हाँ ठीक है, वेलिंगटन वायसराय है। देखो ये वाला अधिनियम को मील का पत्थर कहा जाता है। मुझे कहा जाता है मील का पत्थर। क्यों कहा जाता है तो ध्यान देना, 1935 के अधिनियम से बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए। बात समझे? जो हमारे संविधान बना हुआ है ना, उसमें से लगभग है ना 40 से 50% वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इसीलिए तुम लोग को बता रहे थे कि ये वाला जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बारे में देखने को मिलेगा तुम लोग को संविधान पढ़ाएंगे ना वहां भी, क्योंकि 40 से 50% चैप्टर इसका आधा जो लिया गया है संविधान में डाला गया है। क्लियर? हाँ अब देखो इसमें क्या क्या नहीं, एक बार 1947 तो छोटा सा है, 47 वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ये है 1935 ही, क्योंकि इससे बोले ना कि सबसे बड़ा ही है अभी तक में। अब इसके प्रावधान लिख देखते हैं। प्रावधान है ना, हाँ प्रावधान में क्या क्या है तो पहला है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। पहला चीज क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। क्लियर? दूसरा क्या हुआ? केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य में शक्ति का विभाजन। क्लियर? देखो यहां पर क्या हुआ, केंद्र के सब्जेक्ट केंद्र के विषय कुछ राज्य के विषय दोनों अलग अलग कर दिए गए। बात समझे? तो एक को बोला गया, केंद्र वाला को बोलते हैं संघ सूची। क्या बोला गया? संघ सूची। और राज्य वाला को राज्य सूची। राज्य सूची। अब देखो जो हाँ बताते हैं, जैसे तुम्हारा बिजली, पुलिस, हाँ बिजली है ना, सचिवालय, कृषि। कृषि हो जाता है, हालांकि दोनों वाला आता है, लेकिन मेन रूप से राज्य सूची में भी रखा गया है। हाँ और जो दोनों में नहीं आएगा उसके लिए एक और सूची बना दिया गया, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये तो दो हो गया ना, एक और बन गया था, कौन सूची? समवर्ती सूची। क्लियर? तो ये दोनों विभाजन आगे पढ़े को मिलेगा। देखो एक चीज आया ना संविधान में है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना संविधान में है ना। प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध
शासन। दोहरी शासन कहने का मतलब है ना, क्लियर। अब देख, इस अधिनियम के तहत हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट बनेगा जो दिल्ली में वर्तमान में है। पहले 2 सुप्रीम कोर्ट बना चुके हैं हम लोग, एगो हाई कोर्ट बना चुके हैं हम लोग, है ना, सॉरी, एगो हाई कोर्ट और 3 एगो सुप्रीम कोर्ट 3 हाई कोर्ट बना चुके हैं। बनाए थे ना, 1773 में एक बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट था, हैं। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतम न्यायालय, बात समझे। उसके बाद 3 हाई कोर्ट बने 3 राज्यों के लिए, बात समझे। उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में, जो वर्तमान में भी स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट होता है कोर्ट, बात समझे। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कोर्ट होता है। 1935 में ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना। हाँ, मिटा क्यों रहे हैं आप? हमने क्योंकि तुम लेट आए हो, तुम्हारा गलती है, मेरा गलती थोड़ी है। लिखो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। कब? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। कहाँ? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में। अब पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति वर्तमान में कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन आजादी के पहले कौन करता था? तो सम्राट, है ना। कौन करता था? सम्राट। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, सम्राट जो राजा, हाँ, कहाँ के राजा? ब्रिटेन के राजा। कहाँ के राजा? ब्रिटेन के राजा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पूछेगा कि प्रथम सीजेआई कौन है? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, इसको बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहला कौन है, प्रथम वाला कौन है? हाँ, ये इंडिया के थे। पहले जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो बंगाल और बिहार के लिए था, ध्यान रखना। उसमें इंडिया लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं इंडिया। अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन थे, तो एलिजा इम्पे। खाली सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रथम जज खाली। लेकिन यहाँ पर कुछ लग गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज भारत के। अब क्या लग गया है? भारत के। सबसे बड़ा कौन? राजस्थान। भारत का सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में। कोर्ट में देखो, सबसे ऊंचा कोर्ट जो हमारा होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद तुमको लोअर कोर्ट जो तुम्हारा हिलसा में है, जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तुम जाओगे ना, कुछ लिखा रहेगा अधीनस्थ न्यायालय है। एक मिनट, इसके ऊपर भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे है लोअर कोर्ट। तुम्हारे यहाँ जो कोर्टवा है ना बुआ, वो है लोअर कोर्ट, ठीक है। बिहार शरीफ में जाओगे वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। पटना में जाओगे वो है हाई कोर्ट, और दिल्ली में जाओगे वो है सुप्रीम कोर्ट। बस मैं ये यहाँ से केसवा ट्रांसफर कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ होता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में। बस मैं तुम्हारा पावर है, वहां तक पैसा है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। बस समझे। मान लो कि तुम्हारे पक्ष में न्याय नहीं दिया लोअर कोर्ट, तो कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं दिया तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में न्याय दे तो सुप्रीम कोर्ट, और मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो एक बार राष्ट्रपति के पास आप पत्र लिख सकते हैं, राष्ट्रपति की मर्जी है। बस समझे। जैसे मान लो कि मर्डर केस है आप पे चढ़ा हुआ, मर्डर केस में आपको फांसी दे दी गई है, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति के पास एक बार पत्र लिख सकते हैं। राष्ट्रपति का मन हुआ तो वो फांसी को बदल करके उम्र कैद में कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास है। पर फांसी तो खत्म नहीं हो गया। फांसी खत्म कैसे हो गया? फांसी तो पड़ता है, अभी पड़ रहा है। 2019 में 4 लोगों को पड़ा था, 3 लोगों को। तो निर्भया हत्याकांड, उसके बाद कहाँ फांसी? अरे तो फांसी बहुत दिन के बाद पड़ता है, नॉर्मल। हाँ, रेयर में। अब ऐसा मामला आ गया कि बहुत संगीन मामला है, वो बहुत संगीन मामला थे, उसको पढ़ना जरूरी है। बात समझे। क्योंकि बहुत साल से जब निर्भया हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिया जा रहा था तो हमारे देश में जल्लाद ही नहीं है। जल्लाद समझते हो? जो फांसी देते हैं, जल्लाद का 2 काम होता है, वो फांसी भी वही देता है, मतलब है ना, जो देखते हो मूवी वगैरह में ऐसे करके तीरता है ना, और जो रस्सी बनाता है ना
वो रस्सी बनाना जल्लाद का ही काम है। जो फांसी का रस्सी बनता है, हाँ, वो रस्सी बनाना जल्लाद का ही काम होता है। हाँ, फांसी लगने से पहले सारे आरोपियों की जांच होती है, स्वस्थ है, स्वस्थ उसको, हाँ, मतलब कि उसको अथी नहीं होना चाहिए, हाँ, पूछताछ नहीं, मतलब बीमारी नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ लोगों को फांसी दिया जाता है। बीमारी होता है, बीमारी ठीक करके फांसी देंगे लेकिन फांसी देंगे ठीके में। हाँ, वो सब तो नॉर्मल सी चीज है, वो आखिरी इच्छा वाला पूछता है, लेकिन स्वस्थ में फांसी देंगे। दूसरा, फांसी देने का टाइम है सवेरे 4 बजे। हाँ, 4 से 5 बजे के बीच तुमको टाइम है तुम्हारा फांसी देने का। अब रीजन बताओ कि 4 से 5 बजे क्यों है? क्योंकि मॉर्निंग में हमारी बॉडी जो होती है बहुत नाजुक स्थिति में होती है। सुबह सुबह तुमको उठने का मन करता है? नहीं मन करेगा, लगेगा और सो जाए। तो हाँ, मॉर्निंग में जो हमारी बॉडी का हिस्सा, हर एक हिस्सा जो होता है वो नाजुक स्थिति में होता है एकदम। मतलब उसमें तुमको देखो, एक चीज और होते हैं, एक साइकोलॉजी के अनुसार तुमको नींद, रात भर तुम जगो, कभी माइंड में तुम सोचो रात भर जगो, शादी में जगते होगे, लेकिन तुमको रात भर नींद नहीं आएगा, लेकिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में नींद आएगा, आएगा ही आएगा, पॉसिबल ही है। साइकोलॉजी कहता है ना कि 3 से 4-5 बजे के बीच में नींद आपको आना, एक झपकी लेना आपको आवश्यक है। बस चलाता है ना, तो देखना 3 बजे बस रोक देगा, कोई ना कोई ढाबा पर रोकेगा ही रोकेगा, नहीं समझे? 10-15 मिनट इन्ने उन्हें घूमेगा, बोलेगा 20 मिनट का रेस्ट है, आराम से रेस्ट ले लो, बात समझे? हाँ, तो वो साइकोलॉजी है ना, समझे? या तो फिर ट्रेन वाला चालक को देखना, 3 बजे के आसपास में कोई स्टेशन पे कुछ ज्यादा होल्ड करेगा वो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि माइंड तुमको बताता है नहीं, अब तुम रात भर जग लिए, अब 3 बजे के बाद हल्का नींद ले लो, 10 ही मिनट तुम सोओगे, लेकिन सोओगे, 5 ही मिनट आंख मुनाएगा, बस समझे? तो उस समय बॉडी जो हमारी होती है वो नाजुक स्थिति में होती है। आगे बढ़ा जाए। CGI कौन थे? हाँ, सर मॉरिस गेवेर है, पूछो सर। मॉरिस हैं, नियम है, कारण है नियम है कि यहाँ, हाँ, फांसी पड़ना स्वस्थ आदमी को फांसी देंगे हम। हाँ, दे सकता है, कौन सी बड़ी बात है, क्लियर? हाँ, देखो अब ये CGI थे, तो CGI के बारे में 2 फैक्ट याद रखना। CGI की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति समझते हो? कौची? अरे रिटायरमेंट की आयु रे, रिटायरमेंट की आयु कितना था? 65 वर्ष का। किसका? जज का। क्लियर? अभी भी है ना? दूसरा है, इसकी नियुक्ति कौन करते थे? सम्राट के द्वारा होता था, हैं? हाँ, नियुक्ति इनके द्वारा, सम्राट के द्वारा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक है CGI के बारे में? तो लिख लो, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगाएगा तब इनका नाम लेना, और खाली सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेगा तो एलिजा इम्पे है, ध्यान रखना, है ना? क्वेश्चन 2 बन रहे हैं। क्लियर हो गए? आगे बढ़ा जाए। आगे जो हुआ उसको बोलते हैं कि प्रांतीय, देखो यूपीएससी पहले बन चुका था ना, यूपीएससी पहले बन चुका था, IAS एग्जाम पहले हो चुका था, है ना? यहां पर क्या बनेगा? PCS का गठन किया गया, है ना? क्या किया गया? PCS का गठन, बात समझे? है ना? क्लियर? PCS का गठन, प्रांतीय सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय सेवा आयोग, बात समझ में आई? पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको क्या बोलते हैं? PCS। नहीं समझे? जैसे BPSC नाम सुने हो ना, BPSC नाम सुने हो, तो बिहार का होगा प्रांतीय सेवा आयोग, इसको बोलते हैं BPSC। यूपी का बोलते हैं UPPCS, MP को बोलते हैं MPPCS। मतलब UPSC हो गया जो केंद्र में रहेगा, UPSC जो है वो केंद्र का आधिकारिक एग्जाम है, अधिकारी का एग्जाम लेने वाला, और PCS जो है वो राज्य के अधिकारियों का एग्जाम लेने वाला। जैसे तुम्हारा BDO, CO, है ना, ये सब बन के आता है PCS से, बस समझे? हाँ, बस मैं, हाँ, ये हुआ प्रांतीय सेवा आयोग। क्लियर हो गए? PCS। जैसे इसमें लगा दे, अब देखो PCS तो हो गया सारा राज्य के लिए, अब इसमें MP लगा दो तो MP हो गया, UP लगा दो UP हो गया, बिहार लगा दो बिहार हो गया, झारखंड लगा दो झारखंड हो गया,
बात समझे? सबका अलग अलग लेता है एग्जाम, बिहार वाला अलग, झारखंड वाला अलग, यूपी वाला अलग, लेकिन यूपीएससी लेता है सारे देश में एक ही बार। बात समझ आ गई? चलो अगला लिखो, दलित जाति एवं महिला एवं मजदूर के लिए, लिखो दलित जाति हाँ एवं महिला एवं मजदूर के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। सर कब हुआ था यूपीएस का गठन? हैं? 1987 अच्छी यूपीएस का गठन कब हुआ था? 1995 के नियम के तहत। क्लियर? देखो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश का अधिकार मिला। सर इसी के तहत हुआ। हाँ अध्यादेश, अध्यादेश तुम लोग को हम बता चुके हैं रे, बताए थे अध्यादेश? नहीं बताए हैं कि जब लोकसभा राज्यसभा ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है कोई भी बिल पर डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, वो बिल 6 महीने के लिए लागू हो जाएंगे। बताए थे कहानी हैं? तो बोलेगा सर 6 महीने के बाद भी ना खुला तो अगला 6 महीना और चल जाएगा, वो अगला 6 महीना ना खुला तो अगला 6 महीना और चल जाएगा। जब भी संसद खुलेगा तो वो बिल संसद में आएगा, फिर लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, राष्ट्रपति साइन कर ही चुके हैं। अगर लोकसभा में पारित ना हुआ तो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिली। आपातकाल का प्रावधान किया गया। आपातकाल, आपातकाल तुम लोग को पढ़ाएंगे। आपातकाल का प्रावधान किया गया। बात समझे? राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिली। हाँ शक्ति। अब देखो, अब इसमें बनेगा सबसे मेन चीज है ना, जिसको तुम लोग बोलते हो कुछ, इसमें मिलेगा हमारा मेन चीज। हम बताए थे कोई द्वि सदन प्रणाली की व्यवस्था की गई। हाँ एक क्वेश्चन और लिख लो रे, आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हाँ 1935 अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी में, ध्यान देना 1935। हाँ क्लियर? आगे पढ़ेंगे हम लोग आरबीआई के बारे में, तो वहां देख लेंगे। हाँ अब देखो, केंद्रीय विधानमंडल की संख्या बढ़ी। केंद्रीय विधान मंडल की संख्या बढ़ी। अब केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन होना शुरू हो गया। कौन कौन सदन? तो इधर एक था लोकसभा और एक राज्यसभा। जो सीट वहां पे थी वो सीट को अब बढ़ा दिया गया है ना। लोकसभा में पहले 144 सदस्य थे, अब 375 हो गए। अब कितना हो गया? 375। पहले कितना था? पहले था 144। क्लियर? राज्यसभा की सीट यहां बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया? 260। पहले कितना सीट था? तो पहले सीट था 60। हाँ पहले कितना था? 60। अब कितना हो गया? 260। क्लियर? हाँ लेकिन इस अधिनियम की खासियत ये भी है कि इस अधिनियम के बारे में कुछ लोगों का कथन ये है कि ये अधिनियम दिखता तो बाहर से बढ़िया है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है, बोलते हैं ना। तो ये किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने, है ना, जिनको महामना बोला जाता है। एक व्यक्ति और स्टेटमेंट दिए थे, नेहरू जी, कि ये अधिनियम तो ठीक है लेकिन अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब ब्रेक ढेर सारा है और इंजन है ही नहीं। बात समझे? अब ऐसा क्यों बोला गया? मतलब बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रांतीय सेवा आयोग का गठन, ये बाद में बनेगा, इस सब ऐसा नहीं, आजादी के बाद बहुत सारा बनेगा। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1935 की, उस समय तो बोला गया कि इतना जो प्रावधान आप कर रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, है ना, आपातकाल का प्रावधान कर रहे हैं, इसके लिए अलग निर्वाचन, प्रांतीय सेवा आयोग का गठन,
आरबीआई की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल की संख्या बढ़ी, है ना, ये सारा बात कर रहे हैं। ये सारा बात धरातल में पॉसिबल है? बोला कि नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होगा भी तो 20 साल बाद होगा। बात समझे? कितने साल बाद? 20 साल बाद होगा। तो बोला जब पॉसिबल है ही नहीं तो इतना उतारने क्या हो सकता है? देश में बोल चुका है ना, हर घर नौकरी देंगे। देगा। पॉसिबल है? हाँ बताएगा, बताओ। तीर छाप का है बताओ। कौन? हम प्रशांत किशोर के आदमी है। सर नहीं जीतेगा। हमने 2 लीटर तेल भरा दिया था एकदम। देखो 2 स्टेटमेंट लिखो। कथन, कथन कैसे लिखते हैं? 2 इन्वर्टेड कॉमा बंद। किसी का भी स्टेटमेंट लिखा है ना, कोई व्यक्ति जैसे कुछ बोला, कोई व्यक्ति जैसे कुछ बोला, स्टेटमेंट दिया, उसका कथन पहले 2 इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ठीक है। लास्ट में जब कथन खत्म होगा तो हाँ उसको बंद करेंगे। तो ये हो गया स्टेटमेंट लिखने का तरीका। बस समझे? 2 बंद इधर, 2 बंद इधर। तो ऐसे मान लो कि कोई बोला है ना, कोई कुछ बोला जैसे करो या मरो, दिल्ली चलो, है ना, हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बोला गया बात है सब। बात समझे? तो ऐसा होता है स्टेटमेंट। लिखो, अनेकों इंजन, अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। हाँ हम चलिए समाज रहे थे लिखवाई के साथ अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। किसने कहा था? नेहरू ने। किसने कहा? नेहरू। इस अधिनियम के बारे में एक अधिनियम, एक बात और बोले, दास्ता का नया अधिकार पत्र ही है। क्या है? दास्ता का नया अधिकार पत्र। दास्ता का नया अधिकार पत्र, ये भी किसने कहा? नेहरू ने। 2 स्टेटमेंट किसने दिया है? हाँ वही जवाहरलाल नेहरू है। हाँ एक स्टेटमेंट और है कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक, अंदर से खोखला है। अंदर से क्या है? खोखला। ये किसने कहा था? हाँ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। कथन, कथन मतलब होता है स्टेटमेंट, किसी के द्वारा बोला गया वाक्य। बस समझ गई? इतना क्लियर है तुम लोग का स्टेटमेंट? इन्होंने कहा क्या? ढेर सारा ब्रेक है। मान लो कि एक रेलगाड़ी है, उसमें ढेर सारा ब्रेक है, उसमें इंजन रहित है। रहित मतलब नहीं होना। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट दिया कि दास्ता, कि दास बनाने का नया पत्र आया है, नया अधिनियम आया है। हम लोग गुलाम तो है ही ना, समझे? तो गुलाम बनाने का नया अधिकार पत्र आया है। बात समझे? दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है मदन मोहन मालवीय के द्वारा कि ऊपर से लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन अंदर से ये पूरी तरह क्या है? खोखला है। मतलब पेपर पर अच्छा वर्क दिख रहा है लेकिन अंदर से क्या? पूरी तरह खोखला। क्लियर? तो 3 स्टेटमेंट दिए किनके द्वारा? मदन मोहन, सॉरी 2 नेहरू के द्वारा, एक मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्लियर? चलो बंद कर दो उसको।